हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञानम। सो एनटीए ने आपकी जो एग्जाम की डेट्स हैं वो पोस्टपोन कर दी हैं। 24 सितंबर ऑनवर्ड्स अब आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। एडमिट कार्ड और जो एग्जाम की डेट अभी तक साइट पे जो है अनाउंस नहीं हुई है, बट आई होप जो है जल्दी अनाउंस हो जाएंगी। तो हो सकता है कि सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर की बिगिनिंग में जो है आपके एग्जाम कंडक्ट किया जाए। राइट, तो अभी जो पीरियड है हमारे पास वो बहुत ही लेस ड्यूरेशन है। राइट, तो उस ड्यूरेशन के अंदर हमें सारी की सारी इवन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही जो है अटेम्प्ट करने हैं। राइट, तो आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, जो हमारे पेपर 2 का पार्ट है कॉमर्स का। राइट, तो प्रीवियसली ही जो है सिलेबस में जो चेंजेस किए गए थे उस टाइम पे इस यूनिट को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। तो उससे पहले अगर 2018 के एग्जाम उठा के देखोगे तो वहां पे इसके क्वेश्चन या कुछ मटेरियल नहीं मिलेगा। राइट, तो यहाँ से देखो जो जितने भी एक्ट्स हैं अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता क्या करना है क्योंकि डेप्थ तो बहुत ज़्यादा है ना। हर एक एक्ट की डेप्थ बहुत ज़्यादा है और इंटरेस्टिंग भी है सारे के सारे। तो इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बेसिकली इसके बारे में ओवरव्यू लेना है एंड यू हैव टू नो अबाउट व्हाट आर द मीनिंग्स, प्रोविजंस एंड एप्लीकेशंस। स्पेसिफिक जो टर्म्स हैं हर एक्ट के अंदर यूज होती हैं उतना पता होना चाहिए, दैट्स फार इनफ। राइट, तो हमारे पास कौन से हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, देन वी हैव सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, है ना। देन वी हैव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, देन वी हैव कंपनीज एक्ट 2013। अब ये 1956 वाला मत पढ़ने बैठ जाना, ठीक है, क्योंकि चेंज हो गया था तो 2013 वाला ही पढ़ना है। देन वी हैव एलएलपी एक्ट 2008। अब जिस बच्चों ने अकाउंट्स पढ़ा है, ठीक है, उसके अंदर भी हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप था 2008, वो वहां से कवर अप हो जाएगा। देन वी हैव आईटी एक्ट 2000। अब देखो जो हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881, इसमें ज्यादा नहीं है, ठीक है, हार्डली जो है 2-3 घंटे में ये चीज कवर अप हो जाएगी। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको इंस्ट्रूमेंट्स पता होना चाहिए, उसकी एप्लीकेबिलिटी पता होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन पता होना चाहिए, दैट्स इट। राइट, तो कुछ एक्ट जो है थोड़े से लेंथी होंगे और कुछ थोड़े से कम है। राइट, देन वी हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर, अगेन इंपॉर्टेंट। देन वी हैव कंपटीशन एक्ट 2002, आरटीआई एक्ट 2005, जीएसटी अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, अगेन इंपॉर्टेंट। तो जो आपको मेनली क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछे गए या फिर सेल्स एक्ट से पूछे गए थे। राइट, तो प्रीवियसली जो 2019 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आए थे वो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी पे थे, आईटीआर कैसे फाइल किया है एंड ऑल दैट। मतलब इतना इन्फॉर्मेशन पता हो हर एक को जरूरी नहीं है, बट अगेन इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है इसके बेसिक्स पता हो, दैट्स फार इनफ। राइट, तो आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। राइट, तो उसका ओवरव्यू लेंगे किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब देखो जितने भी इंडिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, है ना, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, हम सब लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि यार हम लोग बोल देते हैं कि जो एग्रीमेंट है वही कॉन्ट्रैक्ट है, बट बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, तो उसको समझेंगे। बट उससे पहले समझ लेते हैं कि कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1872 के अंदर। सो बेसिकली जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है कि हमारे इंडिया में जो भी दो पार्टीज हैं और लीगल ऑब्लिगेशन के अंदर जो है कोई भी फॉर्म करती है, लीगल रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है दो पार्टीज के अंदर, बेसिकली स्टैंड फॉर व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट। राइट, तो इसको कौन से सेक्शन के अंदर जो है किया गया इंट्रोड्यूस, 1872। इनेक्टमेंट कब हुआ है इसका, 25 अप्रैल 1872। अगेन इंपॉर्टेंट, देखो जो भी एक्ट्स पढ़ रहे हो उसके जो स्पेसिफिक सेक्शंस है, डेट्स हैं, आपको प्रॉपर वैसे के वैसे ही याद होनी चाहिए। 25 अप्रैल को इनेक्टमेंट हुआ था, कमेंसमेंट कब हुई है, 1 सितंबर 1872 को, मतलब कमेंसमेंट मतलब ऑपरेशन कब स्टार्टअप हुआ है। राइट, अब इसके लिए समझ लेते हैं, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है ना। हम लोगों को लगता है कि क्योंकि देखो यार तुम सब लोग जो है मास्टर्स किया है, ठीक है, हम लोग बीकॉम लेवल पे भी इस चीज़ को पढ़ के आ चुके हैं, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि हम लोगों को ये चीज़ पता है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आप लोग न्यू नहीं हो कि जिसको मेरे को लॉ पढ़ाना पड़ रहा हो। राइट, तो सभी को पता है, बट अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट एग्रीमेंट इज, व्हाट कॉन्ट्रैक्ट इज, बोथ आर द डिफरेंट टर्म्स। राइट, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट है अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से आपको असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दिस कि इस सेक्शन से जो आपको क्वेश्चन आएगा वो असर्शन या फिर रीजनिंग के ऊपर आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, ठीक है। और स्टेटमेंट क्या है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एन एग्रीमेंट, जितने भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो सारे के सारे एग्रीमेंट तो होते हैं, बट सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते।
अब ये स्टेटमेंट अपने आप में जो है डिफाइन करती है कि इट मीन्स दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस तो है, राइट। तो डिफरेंस समझ लेते हैं बेसिकली कि एक कॉन्ट्रैक्ट और एक एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले ये समझो, कोई भी चीज जब आप लॉ के अंदर पढ़ रहे हो तो उसके सेक्शन याद करना जरूरी है कि कौन से सेक्शन के अंदर एग्रीमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। दैट वाज इंट्रोड्यूस इन सेक्शन 2E। सेक्शन 2E में एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया और सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के अंदर हमें डिफाइन किया गया है व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट को। अब सारे के सारे एग्रीमेंट, अब मैंने कहा कि मैंने जो है अपना जो है घर किराए पे दे दिया, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, एक ऑनर और टेनेंट के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, एग्रीमेंट। हम पूरे दिन के अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट्स के अंदर जो है आते हैं, राइट, बट वो सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते, है ना। अब हम लोग कहते हैं, कोई हमें कहता है कि यार आप ऐसा करना कि ये जो चीज़ है ये कर देना, तो वो बेसिकली क्या एग्रीमेंट है, वो एक एग्रीमेंट हो गया ना, दो बंदों के बीच में बात हुई और उन्होंने कहा कि हाँ वो चीज़ कर देंगे। बेसिकली क्या है, एक ऑफर कर रहा है और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। देखो, कोई भी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। क्या होनी चाहिए, सबसे पहले ऑफर होनी चाहिए, है ना। नंबर 1 टर्म हमारे पास क्या होनी चाहिए, ऑफर। अब ऑफर इज व्हाट, कि कोई भी बंदा है, मान लो कोई सेलर है, ठीक है, उसको कोई भी कमोडिटी को सोल्ड आउट करना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ऑफर करेगा कि भाई ये गाड़ी है मेरे पास, इस गाड़ी को मुझे सोल्ड आउट करना है, ब्लैक कलर की गाड़ी है, कितने की है, 1.5 लाख की है, राइट, तो आज की रेट में मेरे को सोल्ड आउट करना है। तो ये क्या होगी, ऑफर होगी उस पर्सन की तरफ से। अगेन अब उसी सेम गाड़ी को सेम रेट के ऊपर, सेम टर्म एंड कंडीशन के ऊपर जो बंदा खरीदेगा, है ना, जो बंदा एक्सेप्टेंस देगा, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सेप्टेंस। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ऑफर को प्रपोजल भी बोल सकते हैं, क्लियर, क्या बोल सकते हैं, प्रपोजल। तो ऑफर भी है और एक्सेप्टेंस भी है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या एग्रीमेंट के अंदर ये दो चीजें होनी जरूरी हैं, एक ऑफर, दूसरा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब सेम टर्म एंड कंडीशन पे वो बंदा भी एग्री है वो चीज खरीदने के लिए। इतना पॉइंट आई होप क्लियर है हमें, क्लियर। अब देखो, एग्रीमेंट कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, सेक्शन 2E में, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, सेक्शन 2H में। अब बारी आती है हमारे पास मीनिंग की। तो एग्रीमेंट मैंने बोला कि हम पूरे दिन के अंदर जितनी भी हम लोग बातें करते हैं या फिर हम लोग प्रोमिसेस करते हैं, हम लोग प्रॉमिस करते हैं, इट मे बी फुलफिल और इट मे नॉट बी फुलफिल, ठीक है। हो सकता है कि वो चीज़ कंप्लीट हो जाए और हो सकता है वो चीज़ आप कंप्लीट ना करो। तो अगेन ये क्या है, एग्रीमेंट है। अब आपने अपने फ्रेंड को कहा कि मैं तेरे को पार्टी दूंगा, तो ये बेसिकली क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया, क्लियर। अब आपका क्या फ्रेंड आपको कोर्ट के अंदर स्यू कर सकता है इनकेस अगर आप उसको पार्टी ना दो, बताओ, अगर आप उसको पार्टी ना दो तो क्या आपका फ्रेंड आपको स्यू कर सकता है कोर्ट के अंदर, आप कहोगे हाँ। तो अगर हाँ है तो इट मीन्स देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो चीज कॉन्ट्रैक्ट है। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसको आप कोर्ट के अंदर एनफोर्स कर सकते हो, वो सारे के सारे एग्रीमेंट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिसको हम एनफोर्स नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्ट पार्ट नहीं बनता। तो इसीलिए कहते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब भी बात समझो, when a proposal is accepted by the person to whom it is made with requisite consideration, it is an agreement। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि हम पूरे दिन के अंदर बहुत से एग्रीमेंट्स के अंदर आते हैं, बट वो सारी चीज़ें फुलफिल हो पाती हैं कि नहीं हो पाती, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि एग्रीमेंट हमारे पास रिटर्न और ऑरली हम लोग दोनों फॉर्म में कर सकते हैं। हम लोग इसको रिटर्न भी कर सकते हैं, है ना, और ऑरली भी कर सकते हैं। अब आपने अपने फ्रेंड को लिख के तो दिया नहीं होगा कि हाँ तुझे पार्टी दूंगा, अब हो सकता है लिख के भी दे दो, ठीक है ना, टाइप टेक्स्ट मैसेज कर दो। तो बेसिकली क्या है कि ऑरली, और जो मैंने जस्ट एक सिंगल एग्जांपल लिया, देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स, राइट। तो ये ऑफर और हमारे पास क्या है, मतलब ऑरली, और क्या हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। बट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, आपने कहा कि भाई ये तो सेम सा ही लग रहा है ना, तो यही तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, कोई भी एग्रीमेंट, जब एक एग्रीमेंट में एक कंडीशन लग जाए, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब हम उसको कोर्ट के अंदर स्यू कर सकते हैं। मान लो
दोनों पार्टीज में से एक भी पार्टी ने क्या नहीं किया, प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया, तो उस केस में जब हम उसको जो है क्या कर पाए, कोर्ट के अंदर सू कर पाए, तो इन दैट केस वो एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो सारे के सारे वैलिड एग्रीमेंट, सारे के सारे वैलिड एग्रीमेंट जो रिटर्न फॉर्म के अंदर है, क्योंकि आप रिटर्न चीज को ही एनफोर्स कर सकते हो, ऑरली को आप एनफोर्स नहीं कर सकते। तो एग्रीमेंट आपके रिटर्न और ऑरली दोनों हो सकते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट आपका ऑलवेज क्या होगा, रिटर्न फॉर्म में होगा। और जो भी एग्रीमेंट को आप एनफोर्स कर सकते हो लॉ के अंदर, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट मान लेते हैं। वेयर एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। तो कोई भी चीज जिसको आप एनफोर्स कर सकते हो दोनों पार्टीज के बिहाफ पे, इधर ए और इधर बी, ठीक है, चाहे जो ऑफर दे रहा है चाहे जो एक्सेप्टेंस दे रहा है। अब ये नहीं होना चाहिए कि भाई के सिर्फ और सिर्फ जो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है उसी, नहीं, दोनों में से कोई भी पार्टीज अगर जो है परफॉर्म नहीं करती कॉन्ट्रैक्ट को या फिर एग्रीमेंट को, तो उस केस में जो है उसको स्यू कर सकते हैं, राइट। अगेन सेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से जो आपको पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है एसेंशियल एलिमेंट्स के ऊपर, है ना। अब देखो किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने कहा कि कोई भी एग्रीमेंट जब हम उसको एनफोर्स करा सकते हैं कोर्ट के अंदर तो हम लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं, राइट। और सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं जो एनफोर्स हो सकते हैं, जो रिटर्न फॉर्म में है। दैट्स सिंपल, राइट। अभी बारी आती है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, के एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर फर्स्ट वी हैव ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, है ना, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब एक बंदा ऐसा होना चाहिए कि वो क्या करे, ऑफर करे। एक बंदा क्या होना चाहिए कि ऑफर करेगा और दूसरा क्या देगा, एक्सेप्टेंस देगा सेम टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, तभी वो चीज मेरे पास क्या बन पाएगी, एक कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग उसको फ्रेम कर पाएंगे। सेकेंडली वी हैव लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन। सबसे पहले बात आती है लॉफुल ऑब्जेक्ट के ऊपर। एक होती है हमारे पास लॉफुल ऑब्जेक्ट, एक होता है लॉफुल कंसिडरेशन। जब बात करते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट की, तो बेसिकली जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे, मतलब जिस चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट में आने लगे हो, क्या वो लीगल है, क्या वो ऐसी चीज तो नहीं है जिसको जो है कोर्ट ने जो है वॉइड डिक्लेयर कर रखा है, राइट। तो अब जैसे मान लो हम लोग गैम्बलिंग के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई अगर हम सट्टाबाजी करते हैं ना, या फिर हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसी चीज जो है कोर्ट के अंदर पहले ही है, लॉ के अंदर जो है टोटली डिस्क्वालिफाइड है, तो ऐसी चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो जो ऑब्जेक्ट है इट मस्ट बी लॉफुल। सेकेंड वन वी हैव लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज बेसिकली स्टेट फॉर द सम ऑफ मनी, जो हम एक कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए क्या करेंगे, पे करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज लॉफुल कंसिडरेशन, कि वो अमाउंट क्या होनी चाहिए, जस्टिफिएबल होनी चाहिए, जस्टिफिएबल होनी चाहिए। देन वी हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है कि वो पार्टीज आएंगी कि किन पार्टीज के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकते हो, अभी वो चीज डिस्कस करेंगे। देन वी हैव फ्री कंसेंट। सबसे पहले पार्टीज डिस्कस करते हैं, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, किन पार्टीज के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकते हो। देखो यहां से पेपर में क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। एसेंशियल एलिमेंट आपका कौन सी पार्टीज के अंदर आप जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकते हो, और इसमें से वो भी होंगी जिसमें से कौन सी ऐसी पार्टीज है, दोज हु हैव डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। थर्ड वन वी हैव फ्री कंसेंट, राइट। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, कि कौन सी पार्टीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट, जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। नंबर वन मेजर, कोई भी पर्सन जिसकी एज जो है 18 प्लस है, ठीक है, दोज हु हैव अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकते हो। इट मींस नंबर वन केस हो गया कि आप किसी भी माइनर के साथ, है ना, कि आप किसी भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, आप किसी भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आ सकते। माइनर कौन है यार, वो बच्चा है जिसकी एज अभी 18 ईयर्स की नहीं हुई, तो किसी भी माइनर के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर ही नहीं हो सकते। तो वो चीज जो है टोटली क्या होगी, नल एंड वॉइड। क्योंकि आपके पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, अब देखो पार्टनरशिप, जब आप एलएलपी पढ़ोगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पढ़ोगे, देखो मैंने आपको बताया ना एलएलपी भी है यहाँ पे, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर बेसिकली पार्टनरशिप के अंदर ये नहीं बताया गया कि माइनर कौन है, ये आपको कहाँ बताया गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बताया गया है
कि एक मेजर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकते हो, बट एक आप माइनर के साथ, वो जो बच्चा है जिसकी एज अभी 18 ईयर्स की नहीं हुई है, आप सिर्फ और सिर्फ उसको एक बेनिफिट के लिए अपने पार्टनरशिप के अंदर ऐड ऑन कर सकते हो, बट आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट स्टेट दैट कि दोनों में से कोई भी पार्टीज ने अगर परफॉर्म नहीं किया तो हम उसको स्यू करेंगे। तो आप माइनर को तो स्यू कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि उसकी अभी एज इतनी हुई नहीं। तो कोर्ट के अंदर 18 साल से जो बच्चा नीचे है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, तो ही इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। सो हु इज क्वालिफाइड? मेजर, नंबर 1। नंबर 2, वी हैव साउंड माइंड, जिस बंदे का दिमाग सही हो। अब दिमाग का मतलब कौन के मतलब जो हाइपर हो जाता है, या फिर हम लोग उसको कह देंगे कि वो अनसाउंडेड है? नहीं, ऐसे नहीं है। ऐसा कोई भी बंदा जो मेंटली चैलेंज्ड नहीं है, हम लोग उसको साउंड माइंडेड बोलते हैं। क्लियर? और जो बंदा अनसाउंड माइंडेड है, ठीक है, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। इसको हम लोग किसके अंदर काउंट करते हैं? जो स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है, उस कैटेगरी के अंदर हम लोग काउंट करते हैं कि वो लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते, क्योंकि उनकी मेंटल हालात उतने अच्छे नहीं है कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, या उनको नहीं पता अच्छे और बुरे का, ठीक है ना। तो अनसाउंड माइंड अगर कोई है तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं बाउंड कर सकते उनको, ठीक है। नेक्स्ट वन, वी हैव नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कोई भी ऐसा पर्सन जिसके खिलाफ केस चल रहा हो, कोई क्रिमिनल एक्ट किया हो, कोर्ट ने ही डिस्क्वालीफाई किया है, तो ऐसे इंसान के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, राइट। देन वी हैव इंसॉल्वेंट, जिसका दिवालिया निकल चुका है। अब आप कल को कहो कि भाई इसको पैसे दिए थे, ये पैसे नहीं दे के जा रहा, भाई जब पहले ही इंसॉल्वेंट हो चुका है तो आप क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके साथ, है ना। तो टोटली ही वॉइड ऑफ एन इश्यू है ये सारी, मतलब ये सारे पॉइंट लीगल है। अगर इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हो, किसी ने मान लो माइनर है, अनसाउंड माइंडेड है, या फिर कोर्ट ने उसको पहले ही डिस्क्वालीफाई किया है, इंसॉल्वेंट है, अगेन उन पार्टीज के साथ आप जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे इंसॉल्वेंट नहीं सॉल्वेंट आएगा, क्योंकि हमने लिखा है कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। ओनली सॉल्वेंट के साथ आप जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, इनसॉल्वेंट के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट वन, वी हैव फ्री कंसेंट, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अब फ्री का मतलब क्या होता है? बिल्कुल फ्रीडम है आपको सोचने समझने की। अब देखो, ये लेक्चर अगर आप देख रहे हो तो मैंने आपको फोर्सफुली तो कहा नहीं कि आओ और बैठो और ये लेक्चर देखो, क्या मैंने आपको ऐसे बोला है? ठीक है, तो इट मीन्स कि वो चीज़ क्या होगी? फोर्सफुली। तो फोर्सफुली नहीं करना कोई भी काम, ठीक है। कोर्ट क्या कहता है? इट मस्ट बी ऑफ फ्री कंसेंट, कि जो कंसेंट है मेरा वो क्या होना चाहिए? फ्री। नंबर 1, कोवर्जन, कि आप किसी को डरा धमका के जो है कोई काम नहीं करा सकते। गन पॉइंट पे आप जो है किसी से पेपर साइन करा लो, प्रॉपर्टी पेपर साइन करा लिए, ऐसे होता है ना, प्रॉपर्टी के पेपर साइन करा लिए, तो उस केस में क्या होगा? अगर कोर्ट में वो बंदा जाएगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? टोटली नल एंड वॉइड, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगेन सेम, कि हमारे पास अगर किसी इन्फ्लुएंस के अंदर आके वो बंदा जो है प्रेशर के अंदर आके जो है काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अगेन जो है वो चीज़ फ्री कंसेंट का पार्ट नहीं मानी जाती। देन वी हैव फ्रॉड। अब आपने क्या किया? 10 पेपर साइन करा रहे हो, है ना, और उसके अंदर एक और कागज घुसा दिया किसी और चीज़ का, बंदे ने बेचारे ने ऐसे आंखें बंद करके कर दिए, तो ऐसे काम भी नहीं करने। देन वी हैव मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ठीक है। मिस्टेकनली कोई काम हो जाता है या मिस रिप्रेजेंट, आप देखो मिस रिप्रेजेंटेशन इज बेसिकली स्टेट दैट के कोई चीज़ अब जैसे बिल्डर्स हैं, आपको बुकलेट दिखा दिया और उस बुकलेट के अकॉर्डिंग आपने घर खरीद लिया, बट वो एक्चुअल में वैसा नहीं है जैसे उसने शो किया था, तो बेसिकली आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, ठीक है। मिस्टेकन भी जो है अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो जाता है, ठीक है ना, तो उस केस में भी हम उसको फ्री कंसेंट का पार्ट नहीं मानते। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए ये पॉइंट्स हमारे लिए मैंडेटरी है। इवन कि आपको पार्टीज से यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट आएगा, असर्शन रीजनिंग नहीं पूछी जाएगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैपेसिटीज ऑफ द पार्टीज और विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। क्वालिफाइड और डिस्क्वालीफाइड दोनों जो है अगेन इंपॉर्टेंट। देन वी हैव फ्री कंसेंट। क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलें आगे। देन वी हैव डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं। अब देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं कि पूरे दिन में हम लोग, मैंने आपको पहले बोला ना, कितने सारे एग्रीमेंट्स में आते हैं बट वो सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। सेम ऐसे ही एग्रीमेंट जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बनाया बट लीगली जो है वो चीज़ नोइंगली और अननोइंगली कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्म हो जाती है। कि मान लो कोई भी एक पार्टी है जिसका लॉस हो रहा है और वो कोर्ट में
जाके जो है उस चीज़ को डिक्लेयर कर पाए किसी भी तरीके से कि हाँ इस बंदे के साथ मैं कभी ना कभी कॉन्ट्रैक्ट में आया था और ये चीज़ जो है इसने प्रॉमिस की है, तो उसको डिक्लेयर उसी को करना पड़ेगा, सेकंड पर्सन को। सो इन दैट केस जो है कोर्ट जो है या लॉ है उसको मान लेता है कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उसको लीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग नाम देते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो असर्शन और रीजनिंग का होगा, करेक्ट है, क्योंकि इतना कुछ बनता नहीं ना। असर्शन और रीजनिंग में क्या आता है, स्टेटमेंट आएगी या फिर स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। फिर बारी आती है हमारे पास डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, कि कोई भी जब हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हुए, अब वो कभी ना कभी खत्म भी तो होएगा ना। अब ये थोड़ी है कि भाई जब तक चल रहे हैं तब तक चली जाएगा, हाँ ऐसे हो सकता है कि जब तक आपकी डेथ नहीं होती तब तक वो चली जा रहा है, बट कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है कि कब खत्म होगा वो, डिस्चार्ज कब होगा कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1 बाय द वे ऑफ परफॉर्मेंस। हो सकता है कि आप लोग जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए थे तो आप लोगों ने म्यूचुअल एग्रीमेंट किया था या म्यूचुअल कंसेंट, कि मान लो मैंने जो है अपना घर किराए पे दिया 2 साल के लिए, तो 2 साल के बाद हमारा वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज बाय द वे ऑफ परफॉर्मेंस, इधर बाय द वे ऑफ एग्रीमेंट जो हम लोगों के बीच में हुआ और इधर बाय द वे ऑफ म्यूचुअल कंसेंट। अब मान लो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास वो 2 सालों का है, कॉन्ट्रैक्ट कितने सालों का, 2 सालों का, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी और मैंने कहा यार कोई बात नहीं 1 साल हो गया ना, कोई नहीं, खत्म करते हैं, कुछ और स्टार्ट करते हैं, किसी और के साथ करते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, म्यूचुअल कंसेंट। उस केस में भी डिस्चार्ज हम कर सकते हैं, राइट, क्योंकि जब दोनों पार्टीज राजी हैं, जिसने दिया था और जिसने लिया है, तीसरे बंदे को क्या इशू है, राइट। सेकेंड वन वी हैव बाय द लैप्स ऑफ टाइम, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का टाइमिंग था वो खत्म हो जाता है तो कोर्ट उसको बाय डिफॉल्ट, लॉ के अंदर हम उसको बाय डिफॉल्ट क्या मान लेते हैं, इट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज डीम्ड टू बी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। नेक्स्ट वन वी हैव बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। मैंने आपको पहले ही बोला कोई बंदा इनसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, इन दैट केस सिंपल है हमारे पास कि उस चीज़ को कि कोर्ट खुद ही डिफाइन करती है कि नाउ ही इज इनसॉल्वेंट, तो उस केस में भी आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ खुद ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, मतलब उसको डिस्चार्ज कौन करता है, कोर्ट डिस्चार्ज करती है, राइट। देन वी हैव ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर कॉजेज एंड रेमेडीज। अगेन हमारे पास देखो जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कब कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, एक तो होता है डिस्चार्ज, ठीक है, एक होता है ब्रीच। ब्रीच कब होगा कि जब दोनों में से कोई ना कोई पार्टी ने जो है कुछ ना कुछ फ्रॉड किया होगा या तो, ठीक है, गफला किया होगा, इन दैट केस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में से अगर कोई भी एक पार्टी जो है परफॉर्म नहीं कर पाती कॉन्ट्रैक्ट को, इन दैट केस वो चीज जो हो जाती है ब्रीच हो जाती है। अगेन इंपॉर्टेंट है आपके पास एक चीज और कर लेना यार, इसमें कॉजेज और रेमेडीज कर लेना, ठीक है, कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रीच होता है और उसकी रेमेडीज क्या है कि हम लोग उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंश्योरेंस पता है सबको, इंश्योरेंस पता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बेसिकली रेट्स टू इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस के अंदर एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, कौन होती है, इंश्योरेंस कंपनी। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ माइन, नेहा का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी से मैंने जो एक पॉलिसी खरीद ली, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली क्या करती है कि जो भी बंदा है अगर कल को उसकी डेथ हो जाती है तो उसके टाइम पे या फिर उस लाइफ इंश्योरेंस ले ली मान लो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी है। तो बेसिकली हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है कि मान लो इस बंदे का कोई भी लॉस होता है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस का मान लेते हैं, तो अगर उसमें लॉस होता है तो जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है उसको जो है सिक्योरिटी देती है उस लॉस के ऊपर। आ रही है मेरी बात समझ में। अब आप गाड़ी की भी कराते हो ना, जरूरी तो नहीं है बंदों की होती है, गाड़ी स्कूटर व्हीकल मतलब इन सभी के कराते हो ना, तो भी इनकेस ठुक जाता है वो, तो उस केस में क्या है कि जो भी आपका लॉस हुआ है इन उस लॉस को जो है वो बियर करेगा कौन, इंश्योरेंस कंपनी। तो बेसिकली एक सिक्योरिटी देती है उस लॉस के ऊपर, क्लियर। अब वो जरूरी तो नहीं है ना ठुकेगा ही, अब जैसे लाइफ इंश्योरेंस में है, ठीक है ना, तो दैट के जरूरी थोड़ी है कि वो बंदा मरेगा ही मरेगा, ठीक है। तो बेसिकली जस्ट सिक्योरिटी है कि जो भी लॉस होगा उस लॉस को कौन बियर करेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्म्स हमारे पास यूज होती है, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड, ठीक है। जो बंदा है जिसकी आप इंश्योरेंस कर रहे हो इसको हम बोलते हैं इंडेमनीफाइड,
क्या बोलोगे? इंडेमनीफाइड। इसको क्या बोलोगे? इंडेमनीफाइड। जिसको इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कवर देती है उसको क्या बोलते हो? इंडेमनीफाइड। अगेन इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दूं, यहां से असर्शन और रीजनिंग के ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इंडेमनीफाइड। जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको क्या बोलोगे? इंश्योरेंस कंपनी को इंडेमनीफायर, है ना। जो प्रोवाइडर है उसको क्या बोलते हैं? इंडेमनीफायर। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इन दोनों के बीच में होता है कि भाई जो भी लॉस होगा आपका, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है? इंडेमनीफाइड है क्या? बेसिकली एक इंडेमनीफायर प्रॉमिस कर रहा है इंडेमनीफाइड से कि भाई जो भी तेरा लॉस होगा उस लॉस से पुराने वाली सिचुएशन तक पहुंचाना इज बेसिकली किसका काम है हमारे पास? इंश्योरेंस कंपनी का। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आई होप इतना क्लियर है, ये दो टर्म्स क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी, चलें आगे, चलें आगे। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव गारंटी। अब गारंटी क्या है यार? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी क्या होती है? गारंटी मतलब आप किसी चीज की श्योरिटी दे रहे हो, ठीक है ना। एक होती है गारंटी, एक होती है वारंटी। अब गारंटी में क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद के लेके आते हो, आई होप हम सबको पता है गारंटी और वारंटी में फर्क क्या है। गारंटी में उस चीज की जो है रिप्लेसमेंट का प्रॉमिस होता है, ठीक है। वारंटी में जस्ट ये होता है कि कोई भी पार्ट अगर खराब हो जाता है तो उसको रिप्लेस कर देंगे या ठीक कर देंगे। क्लियर? अब बात समझो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ना 3 बंदे इंट्रोड्यूस होते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, समझ आ जाएगा, ठीक है। बैंक के पास जाते हो लोन लेने के लिए, हम लोग बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मी, ठीक है। मुझे लोन लेना है, मैं बैंक के पास जाती हूँ, ठीक है। तो जो बंदा लोन ले रहा है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर। यहां पे जो टर्म्स यूज होती हैं वो पता होनी चाहिए, पहले ही बता दूं, क्योंकि लॉ स्टेट्स दैट व्हाट, आपको अपनी भाषा नहीं चलेगी, लॉ की चलेगी, ठीक है ना। तो इन दैट केस जिस पर्सन को जो है बैंक से क्या लेना है, लोन लेना है, वो बंदा क्या बन जाता है? प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। कहने का मतलब जिसके लिए गारंटी दी जाएगी उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। और जिसको हम गारंटी देंगे, अब वो कौन है? बैंक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेडिटर, ठीक है। क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। बट पहले स्टोरी सुन लो, स्टोरी के थ्रू आई होप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतना समझना नहीं पड़ेगा। तो बैंक से मेरे को क्या चाहिए? लोन चाहिए, कितने का? 10 लाख रुपीस का, ठीक है। तो मैं बैंक के पास गई और बैंक ने मना कर दिया कि भाई अब इसे डायरेक्ट तो नहीं मिल सकता, आपको कोई ना कोई श्योरिटी दिलवानी पड़ेगी। श्योरिटी मतलब कोई ऐसा बंदा चाहिए जो आपकी गारंटी दे दे कि भाई अगर इस बंदे ने पैसे नहीं दिए तो उसके बिहाफ पे मैं दूंगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ब्रदर, वही देगा, ठीक है। तो इन दैट केस जो आदित्य है उसने प्रॉमिस कर दिया बैंक को कि भाई अगर ये बंदा पैसे नहीं देता तो मैं दूंगा। सो इन दैट केस जो आदित्य है वो क्या बन जाता है? श्योरिटी, है ना। इन दैट केस हम लोग उसको क्या बोलेंगे? श्योरिटी। अब यहाँ पे 3 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बैंक, नेहा और बैंक जो है नेहा और कौन? आदि। अब बैंक जो है वो कौन है? क्रेडिटर है, ठीक है, जिसको जो है गारंटी प्रोवाइड करी जाएगी। गारंटी कौन देगा? जो श्योरिटी है, ठीक है। श्योरिटी गारंटी देगा किसकी? प्रिंसिपल डेटर की। अब यहाँ पे 3 टर्म्स हमारे पास होगी। एक तो हो गया क्रेडिटर। क्रेडिटर होता है वो बंदा जिसको हम गारंटी देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिसके बिहाफ पे गारंटी दी जा रही है, जिसकी गारंटी दी जा रही है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर, एक्चुअल में जिसने लोन लिया है, ठीक है। थर्ड वन वी हैव श्योरिटी प्रोवाइडर, जो गारंटी दे रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस आदि। तो ये स्टोरी याद रखना, याद रहेगा, रादर देन थ्योरेटिकल पढ़ोगे समझ नहीं आएगा उतना, ठीक है। तो दिस इज द कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसमें फर्स्ट लायबिलिटी किसकी होती है? अब बैंक ने क्या कहा है कि इसने बंदे ने तो भाई नेहा ने 10 लाख का लोन ले लिया, अब पहली लायबिलिटी किसकी होगी? श्योरिटी की होगी कि हमारे पास किसकी होगी? डेटर की, प्रिंसिपल डेटर की। ऑफ कोर्स लोन किसने लिया है? नेहा ने, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल डेटर ने। तो फर्स्ट लायबिलिटी बनती है हमारे पास प्रिंसिपल डेटर की, सेकेंडरी लायबिलिटी बनती है हमारे पास श्योरिटी प्रोवाइडर की। पॉइंट क्लियर है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना जो है पक्का है कि ये चीज़ों से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना यार, इंपॉर्टेंट थिंग से ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है, जिसमें आप लोग क्या करते हो? 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। वी हैव कौन सी
कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, गारंटी के अंदर 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, श्योरिटी, ठीक है, जो गारंटी देगा, दूसरा कौन है हमारे पास बंदा जो जिस चीज की गारंटी दे रहा है, वो कौन हो गया हमारे पास प्रिंसिपल डेटर, जिसको गारंटी दी जा रही है, जो ले रहा है उसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ गारंटी के अंदर उसको क्या बोलोगे, हमारे पास क्या है वो क्रेडिटर, बैंक, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब बेलमेंट इज बेसिकली डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है, बेसिकली क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स। एक होता है हमारे पास बेलर इसके अंदर, और एक होता है हमारे पास बेली, ठीक है, एक होता है बेलर और एक होता है बेली। इनके बीच में जब ये डिलीवरी कर देता है गुड्स की, डिलीवरी ऑफ गुड्स इज बेसिकली कॉल्ड एज बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब क्या है, बेसिकली डिलीवरी ऑफ गुड्स। यहाँ पे एक बंदा है बेलर, मान लो सेलर है, ठीक है, इसको सेलर बना लेते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे बायर बना लो, ठीक है, इसने कोई भी सामान खरीदा, तो ये जब भी इसको डिलीवर कर देगा गुड्स को, दिस इज कॉल्ड एज बेलमेंट। बेलमेंट सेड दैट डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है, जो बंदा गुड्स को डिलीवर करता है वी कॉल्ड इट एज बेलर, जो रिसीव कर रहा है उन गुड्स को उसको बोलते हैं बेली। अब ये हो सकता है, ये बेलमेंट ना 2 तरीके की हो सकती है कि ये जो बेलर है वो उसको सिर्फ और सिर्फ रेंट के लिए कोई चीज़ दे रहा हो, सिर्फ और सिर्फ रेंट के लिए, लेट्स से कि 6 महीने के लिए उसको कोई गुड्स दे दिया। अब ऐसे होता है ना, गाड़ी भी उनकी रेंट पे मिलती है कि अब आप ट्रिप करे आओ, आई थिंक ऊबर पता नहीं कौन सी कैब्स हैं उनकी रेंट पे मिलती है, ठीक है, तो उसमें क्या आप वो ट्रिप करे और उसके बाद उसकी गाड़ी वापस कर दो। तो बेसिकली क्या है, वो जो कंपनी होगी जो आपकी ऊबर कैब लगा लो, तो वो बेलर हो गया, अगर आप रिसीव करें तो आप बेली हो गए इन दैट केस। अब उस केस में ड्यूटीज बनती हैं दोनों की, बेलर की भी और बेली की भी, ठीक है। बेली की बेसिकली क्या ड्यूटीज बनेंगी कि जो भी गुड्स और कमोडिटीज उसने रिसीव करी हैं बेलर की, तो उसको उसी हालात में सेफ पे, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, वापस करेगा किसको, बेलर को, सेम हालात में। अब ऐसा नहीं है कि उसको टूट फूट जाए कुछ, ठीक है ना, तो उसकी ड्यूटीज अगेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव प्लेज, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। प्लेज आई होप हमको पता होगा, गोल्ड लोन लिया है किसी ने, हाँ, उसी से समझ लेते हैं। देखो मैं अगर आपको थ्योरी समझाने बैठूं ना तो समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं तो आसान रहेगा। What is the basically means the contract of pledge? Pledge is basically जब हम किसी को कोई चीज दे देते हैं, इसको प्लेज बोलते हैं ना। तो प्लेज में बेसिकली क्या है, हमारे पास अगेन क्या होता है, पार्टीज हैं, ठीक है। अब मान लो अगर आपने गोल्ड लोन लेना है, नेहा ने क्या लेना है, गोल्ड लोन, ठीक है, कितने का लेना है भाई, 10 लाख रुपीज का गोल्ड लोन लेना है, किससे, बैंक से, ऑफ कोर्स बैंक से मिलेगा, ठीक है, कहाँ से लेना है, बैंक से। तो यहाँ पे 2 पार्टीज होती हैं प्लेज के केस में, एक तो वो होती है पाउनी, क्या बोलते हैं, पाउनी, तो जो एक्चुअल में देगा लोन, ठीक है, उसको बोलते हैं पाउनी। और जो पाउनर है, ठीक है, जिसके गुड्स होंगे, जो क्या करेगा, प्लेज करेगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, जो अपनी गुड्स को डिपॉजिट कराता है उसको बोलते हैं पाउनर, क्या बोलते हैं, पाउनर, ठीक है, जिसके पास वो चीजें डिपॉजिट कराई जाएंगी, जिसके पास वो चीजें डिपॉजिट कराई जाएंगी, दिस इज कॉल्ड एज पाउनी। तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ दिस पार्टीज, बैंक और कौन, नेहा, तो नेहा क्या बन जाती है इन दैट केस, पाउनर, ठीक है, और ये बैंक क्या बन जाएगा इन दैट केस, पाउनी, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि बैंक जो है राइट ऑफ लियन है कि जब तक ये बंदा जो है पैसे पूरे नहीं पे करके जाता। बेसिकली प्लेज क्या होता है कि जो आप गोल्ड है, जब आप गोल्ड लोन लेते हो तो इन दैट केस क्या है कि मान लो 10 लाख का लोन लिया, तो जो भी आपका गोल्ड पड़ा था आपने बैंक के पास, अब वो गोल्ड क्या है, अब मान लो गोल्ड लोन लिया है, इधर देखो गोल्ड लोन लिया, तो इन दैट केस ये जो गोल्ड है ये किसके पास रख के आओगे, बैंक के पास। तो उतनी ड्यूरेशन तक के लिए जब तक ये लोन पूरा का पूरा उतार नहीं दोगे, तो ये चीज क्या है, ये प्लेज कर दी आपने किसके पास, बैंक के पास। सो इन दैट केस ऑफ प्लेज, प्लेज के केस में जो पोजेशन है प्रॉपर्टी का, ऑनर कौन है, नेहा है ना, ऑनर कौन है, पाउनर। तो पाउनर डिपॉजिट करा देता है इस गोल्ड को किसके पास, पाउनी के पास। जब तक ये लोन पूरा का पूरा चुकता नहीं हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लगा के, तब तक वो इसको पाउनी जो है पाउनर को वो चीज वापस नहीं करता। तो बेसिकली जो समझने वाली चीज है कि जो भी बंदा गुड्स को डिपॉजिट करा रहा है, सबमिट करा रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाउनर। जिसके पास सबमिट करा रहा है दिस इज कॉल्ड एज पाउनी। सो दे अगेन इनके पास राइट्स भी हैं और ड्यूटीज भी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट यार, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी सुना है। यहाँ पे देखो 3 टर्म्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर।
एजेंसी इज बेसिकली रिलेट टू द टर्म ऑफ एजेंट, है ना। तो देयर इज टू टर्म्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। एक होता है हमारे पास प्रिंसिपल, कौन होता है, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है एजेंट। एक क्या होगा, एजेंट। अब मान लो मेरे को अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी या मेरे को अपना घर बेचना है, मेरे को क्या बेचना है, एक अपना घर बेचना है, ठीक है। तो जो ऑनर है उस प्रॉपर्टी का, उसको क्या बोलोगे, प्रिंसिपल बोलोगे। और जो एजेंट है, जो एक्चुअल में क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को जस्ट सोल्ड आउट करने के लिए हेल्प करेगा, दिस इज कॉल्ड एज एन एजेंट। एक थर्ड पार्टी के साथ ये हमारी क्या करा देता है, डीलिंग करा देता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एक्चुअल में यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले ये इसको समझो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बेसिकली क्या है, कि मेरे को अपना घर बेचना है, क्या करना है, प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करनी है, तो उसके लिए मेरे को भी एक एजेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो एजेंट जो है वो मेरी प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करेगा, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी के लिए ऑनर लेके आ रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है, एक सेलर है और एक बायर है। तो सेलर और बायर के बीच का जो रिलेशन है वो किसके थ्रू पास ऑन हो रहा है, एजेंट के बीच में। तो देयर इज अ रिलेशनशिप, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, दैट इज प्रिंसिपल और एजेंट। इस केस में क्या है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लो इसमें से एक पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया, देन हु इज लायबल फॉर दिस। क्या एजेंट, जो थर्ड पार्टी है, वो लायबल होगा या एजेंट लायबल होगा। ऑफ कोर्स एजेंट इज जस्ट अ मेयर ऑफ, जो है एजेंट है कि वो जस्ट एक जो है मिडल मैन है, उसका काम तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पार्टीज को मिलवाना है। एक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा वो इन दोनों पार्टीज के बीच में होगा, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में। तो अगर कल को थर्ड पार्टी कुछ भी डिफॉल्ट करती है या आपका प्रिंसिपल डिफॉल्ट करता है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं, एजेंट के ऊपर नहीं केस कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि उसने तो इन दोनों को जस्ट मिलवाया है। सो इन दैट केस देयर इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल और एजेंट, जिसके थ्रू वो प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सोल्ड आउट करेगा, किसको, थर्ड पार्टी को। तो ये तीन हमारे पास स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तीन क्या चार पांच हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, देन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, देन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। आई होप ये सारे के सारे हमें क्लियर हैं, जिसको आज जो है हमने डिस्कस किया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के लिए। क्लियर? थैंक यू सो मच गाइज।